नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। अजय भारत के विशेष कार्यक्रम में हम लेके आए हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर पर बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछले एक सप्ताह में जो हत्याओं का दौर चल रहा है, लूट की बात हो रही है, पैसा लूटे जा रहे हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं, सीएसपी लूटे जा रहे हैं, उसको देखते हुए अब नीतीश कुमार कटघरे में आ गए हैं, विपक्ष के निशाने पर हैं। और कहें जो जिस तरह से आज सुबह सुबह वीआईपी के अध्यक्ष चीफ कहें मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है, और मतलब कहें धारदार हथियार से हत्या हुई है, तो एक तरह से कहें जो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। 2 दिन पहले पटना के दानापुर में 2 हत्या, मुंगेर में 2 हत्या, कल कहें जो बेउर क्षेत्र में 2 बच्चे की हत्या। तो कहीं न कहीं बिहार के गृह मंत्री नीतीश कुमार ही हैं, डीजीपी आरएस भट्टी हैं, और पुलिस मुख्यालय इससे अनजान है। पुलिस मुख्यालय में एक तरह से कहें जो गुटबाजी एकदम चरम पर है, कहीं से कोई किसी का कहें जो ध्यान लेने वाला नहीं है, ध्यान बटाने वाला नहीं है। हम इससे बात करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं आशुतोष अनंत जी, इनसे हम समझेंगे। जो आशुतोष जी, अचानक जो नीतीश कुमार अपराध पर लगाम लगाने वाले जाने जाते थे 2005 में जब सरकार में वो आए थे, और उसके बाद जो वो जो 5 साल उन्होंने काम किया, सबसे ज़्यादा काम उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे किया था, और कहें जो स्पीडी ट्रायल चला करके अपराधियों को जेल भी भिजवाया था। अचानक फिर कहाँ से वो धार खत्म हो गया है? देखिए, आप याद करें तो 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार बनी थी, तो उनका जो सरकार बनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि उन्होंने चुनाव में जंगल राज करके, मतलब पिछले जो लालू और राबड़ी काल की जो सरकार थी, कि उस समय किस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई थी, और फिर उसी के वादा करके कि हम बिहार में एक अच्छी सरकार देंगे और बिहार का जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर करेंगे, और लोगों ने विश्वास भी जताया था और उनको भरपूर वोट देकर भारी बहुमत से सरकार बनी थी। और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश सरकार का जो यूएसपी रहा है वो इनका लॉ एंड ऑर्डर ही रहा है, लेकिन पिछले मतलब इधर देखें तो हमें लगता है कि एक सप्ताह में कम से कम आधा दर्जन हत्या की घटनाएं हुई है। तो इससे निश्चित रूप से इनकी छवि धूमिल हुई है। सरकार का जो लोगों का जो विश्वास था सरकार के प्रति कि ये एक बेहतर शासन व्यवस्था देंगे, राज्य में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी, तो वो जो था वो विश्वास कहीं ना कहीं लोगों के घटा है, गिरा है। और विपक्ष के लिए भी, विपक्ष बार बार नीतीश कुमार को इस बात को लेकर कहते रही है कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, तो विपक्ष के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। और अगर देखिए आने वाले मानसून सत्र में हो सकता है कि इसको लेकर फिर से एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ सकती है, और विपक्ष पुरजोर घेरने की कोशिश करेगा, और नीतीश कुमार को मुश्किल होगा कि वो किस तरह से जवाब दें, क्योंकि वो पिछले लगातार वो कहते रहे हैं कि हमारी सरकार है तो हमारा किसी को भय नहीं है। लोग बार बार अपने मतलब कार्यक्रम में जो संबोधित करते हैं तो उसमें भी कहते हैं न किसी को बचाते हैं, न किसी को फंसाते हैं। और पहले लड़कियां घर से शाम होते ही बाहर निकलने में घबराती थी, लेकिन अब देर रात तक सभी महिलाएं और पुरुष सभी बाहर घूमते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमने बिहार को भयमुक्त वातावरण बिहार में दिया है। तो इस बात को लेकर वो लगातार ये कहते रहे हैं, तो विपक्ष इस पर जरूर हावी होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या माना जाए जो नीतीश कुमार का कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा कम हुआ है, क्या कमजोर पड़ा है क्या? क्योंकि जिस तरह से पुलिस विभाग, जो पटेल भवन जिसको कहते हैं, सरदार पटेल भवन पुलिस विभाग है, उसके अंदर में अधिकारियों का तारतम्य नहीं है। मतलब कहें जो हायरकी है, तारतम्य नहीं है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी को कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ तक एसपी, डीआईजी, आईजी सीधे तौर पे नहीं मिल सकते हैं ऊपर के पदाधिकारियों से, उनको उनसे समय लेना पड़ेगा। एक तरह से कहें गुटबाजी चरम पर है। जी। इसका भी असर तो नहीं पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नीतीश कुमार वही हैं, और हमें लगता है कि नीतीश कुमार जो पहले कहते थे कि हम कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेंगे, तो अभी भी उनकी नीति वही रही है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ी है, तो इसके पीछे कारण जरूर जो पुलिस अधिकारी हैं उनके बीच जो गुटबाजी है, या फिर कह सकते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति में कमी आई है, ऐसी बातें ही जरूर है, ऐसा ही हुआ होगा। और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब जो पुलिस अधिकारी है उनमें गुटबाजी है, गुटबाजी की वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी प्रभावित हुआ है। अब एक दूसरे अधिकारी को आदेश देता है तो
वो मतलब उसको एक तरह से अनदेखी करते हैं। और ये पूरी तरह से देखें तो लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो कानून व्यवस्था होती है, तो एक वर्क टीम मतलब टीम वर्क होता है। आप किसी एक पर ये नहीं कर सकते हैं या दोषारोपण कर सकते हैं, ये इसके लिए पूरा का पूरा जो प्रशासनिक जो महकमा होता है वो जिम्मेवार होता है। और जब पूरा जो प्रशासनिक महकमा है वो एकजुट होकर काम नहीं करेगा तो इस तरह की घटनाएं होगी, अपराध बढ़ेंगे। तो हमको लगता है जो इस चीज़ की जानकारी नीतीश कुमार को हो गई है, वो भी चिंतित हैं। पिछले मतलब कि आगामी 19 जुलाई को वो पटेल भवन में एक बैठक करने वाले, समीक्षा बैठक अपराध को लेकर के, आखिर अपराध इतना क्यों बढ़ रहा है, और सारे डीजीपी के साथ सारे लोग भी वहाँ मौजूद रहेंगे। उसी से संबंधित एक पहले प्री बैठक किए थे डीजीपी 12 तारीख को। 12 तारीख को किए थे, उनमें उन्होंने कई अधिकारियों को नहीं बुलाया। जो उनको पसंद है उनको उसमें बैठाया, और जो नहीं पसंद है उनको उसमें नहीं बैठाया। उस बैठक में 4 पदाधिकारी ऐसे थे, दो एडीजी रैंक के पदाधिकारी, एक आईजी रैंक के और एक डीजी रैंक के, ये उस बैठक में मौजूद नहीं थे। हो सकता है इत्तेफाक हो या नाराजगी हो, जो छुट्टी पे हो या कुछ बात। तो वैसी स्थिति में तब अपराध पर लगाम कैसे पा पाएंगे डीजीपी आर.एस. भट्टी, जब वहाँ पे जो उनके पसंदीदा अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करते हैं, आज जिनका चेहरा उनको नहीं पसंद है उनको उस बैठक में नहीं बुलाते हैं। क्या हो पाएगा ये संभव? हाँ, ये हमें लगता है कि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ी है और मुख्यमंत्री भी इस बात को बड़ी गंभीरता से ले रहे होंगे, तो हमें लगता है आने वाले दिनों में बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है कि प्रशासनिक फेर बदल भी हो सकता है कि कुछ बड़े बड़े जो पुलिस अधिकारी हैं उनको भी इधर उधर किया जा सकता है। क्योंकि ये जब हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जो पुलिस अधिकारी हैं उनके बीच गुटबंदी है, गुटबाजी है, तो ये बातें नीतीश कुमार तक निश्चित रूप से गई होगी और उनके संज्ञान में होगा, या उनके जो बहुत सारे जो सूत्र हैं वहाँ से भी उनको इस बात का पता चला होगा। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार इस पर भी एक्शन ले सकते हैं और प्रशासनिक फेरबदल देखने को आने वाले समय में मिल सकता है। देखिए, लालू की एक बेटी है रोहिणी आचार्य, जो ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहती है। जी। और बिहार की राजनीति वो सिंगापुर से डील करती है, और कहें जो हर दिन उनका कोई न कोई एक ट्वीट। आज भी वो मतलब कहें मुकेश सहनी की पिता की हत्या हुई और सिंगापुर में हड़कंप मच गया। रोहिणी ने झट से ट्वीट कर डाला और नीतीश राज को राक्षस राज के रूप में तुलना कर दी। जी, ये तो होगा ही। ये मैंने पहले ही कहा कि विपक्ष तो मुद्दा तलाश रहा है, और नीतीश कुमार का ये कहें कि जो सबसे बड़ा जो उनका जो लोगों को प्रभावित करने वाली जो छवि रही है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही रही है। और लॉ एंड ऑर्डर बिहार में गिरेगा तो विपक्ष इसको बहुत मजबूती के साथ भुनाएगा और फिर सत्ता पक्ष को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अब रोहिणी आचार्य कह रही है कि बिहार में राक्षस राज है, इसके पहले एनडीए के लोग कह रहे थे कि बिहार में जंगल राज है। तो इस तरह की बातें तो होगी, बार पलटवार देखने को मिलेगा। एक जंगल राज कहेंगे तो उससे ऊपर दूसरे लोग जो विपक्ष के लोग हैं वो बिहार में राक्षस राज कहेंगे। इस तरह की और भी बातें होगी। आज कहें जो एक तरह से बिहार की राजनीति में बहुत गजब का हुआ है। एक तरफ मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हुई, दूसरी तरफ एक नेता और एक सीनियर आईएएस के यहाँ ईडी का रेड चल रहा है। तो आज पूरा बिहार कहें उथल पुथल चहल पहल में है, मतलब कहें जो हर तरफ खबरें ही खबरें हैं। आज ईडी का रेड भी चल रहा है। जी। और उसको लेकर के कहें जो ये पहले पूर्व में विधायक थे आरजेडी के, इस बार बीएसपी से चुनाव लड़े थे गुलाब यादव झंझारपुर से। आईएएस अधिकारी हैं संजीव हंस, ये ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं अभी। तो एक तरह से कहें जो विपक्ष के पास तो मुद्दा ही मुद्दा है इन दिनों। हाँ बिल्कुल, विपक्ष के पास तो मुद्दा एक ये जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुद्दा है ही। दूसरी बात, विपक्ष के लोग हमेशा इस बात को लेकर कहते आए हैं कि जो इसमें भाजपा में कोई भी नेता जो शामिल होता है तो वो वॉशिंग मशीन धुलकर वो फिर स्वच्छ हो जाता है। तो इस तरह के अभी जो ईडी का रेड पड़ रहा है या फिर सीबीआई का जो रेड लगातार बिहार में पड़ा है, तो उसको लेकर विपक्ष जो बातें कह रहा था वो उस बात को लेकर वो एक तरह से वो अब प्रमाणित करने की कोशिश करेगा कि हम जो कह रहे हैं कि जो सीबीआई या फिर ईडी का जो रेड है वो मतलब एक कहें तो सरकार का ये हथियार हो गया है, और जो विपक्ष के लोग हैं उन्हीं के घरों में, उन्हीं के ठिकानों पर सीबीआई और ईडी के रेड पड़ते हैं। हम आशुतोष जी समझ रहे थे बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के क्या हो रहा है, विपक्ष इसको भुना रही है, नीतीश कुमार चिंतित हैं, बैठक भी करने वाले हैं। देखते हैं बैठक का फलाफल क्या होगा, वो तो 19 तारीख को शाम में पता चलेगा। लेकिन जो नीतीश कुमार का यूएसपी था, जो क्राइम कंट्रोल,
उसमें कहीं ना कहीं ये पिछले 4-5 वर्षों में वो हमको लगता है असफल होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी समय है, क्योंकि 2025 का चुनाव है और इसी मुद्दे को लेकर के वो हर बार चुनाव में जनता के बीच में गए हैं। तो अभी भी समय है, नीतीश कुमार अगर अधिकारियों को संभाल लेते हैं, पुलिस मुख्यालय जो पटेल भवन गुटबाजी का भयंकर अड्डा बना हुआ है, उस अगर गुटबाजी को अगर समाप्त नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार यूं ही इसी तरह परेशान होते रहेंगे, अपराध होता रहेगा, पुलिस अधिकारी एसी कमरे में बैठे रहेंगे और नीतीश कुमार विपक्ष का दबाव झेलते रहेंगे। कैसा लगा ये कार्यक्रम? आप अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर दें।